एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इको स्क्वायर। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम सबसे पहले समझेंगे कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है, फिर हमें ये समझना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सप्लाई को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं या उसको इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? थ्योरी ऑफ सप्लाई। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम समझते हैं। तो काफी लोगों को लगता है कि जो सप्लाई है और जो स्टॉक है वो सेम चीज होती है। ठीक है, कि स्टॉक स्टॉक और सप्लाई जो है सिमिलर चीज होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सप्लाई और जो स्टॉक होता है वो सेम चीज नहीं होती है। इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देखो, मान लो एक सेलर है। ठीक है, एक सेलर है, एक सेलर। ठीक है, उसके पास कितनी यूनिट्स अवेलेबल है? उसके पास 1000 यूनिट्स या फिर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके पास कितनी यूनिट्स अवेलेबल है? 100 यूनिट्स। तो ये वो यूनिट्स है जो मार्केट में उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ द कमोडिटी इज द टोटल क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये सेलर के पास ये जो यूनिट्स अवेलेबल है 100 यूनिट्स, ये क्या है? ये है स्टॉक। ये क्या है? स्टॉक। अब सप्लाई क्या होता है? ये वो यूनिट्स है जो सेलर के पास क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, ये वो यूनिट्स है जो सेलर के पास अवेलेबल। क्लियर है? ठीक है, अब सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वो पार्ट विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, अब मान लो एक यूनिट का प्राइस प्राइस है कितना? 10 रुपीज। प्राइस कितना है? 10 रुपीज। अब जो ये सेलर है, ये 10 रुपी प्राइस पर सेल के लिए कितनी यूनिट ऑफर कर रहा है? तो आउट ऑफ दीज 100 यूनिट, ये जो सेलर है 60 यूनिट ऑफर कर रहा है। किस चीज के लिए? बेचने के लिए। ठीक है, ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस, मतलब इस 10 रुपए प्राइस पर ये 60 रुपए ऑफर कर रहा है। किस लिए? सेल के लिए। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे भी। तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा सप्लाई। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा? इसको जरा एक वेन डायग्राम फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक फॉर्म में। मान लो ये आपका क्या है? ये है स्टॉक। ठीक है, ये आपका स्टॉक है। ठीक है, अब इसके अंदर एक पार्ट है, वो आपका है सप्लाई। ठीक है, वो आपका क्या है? वो है सप्लाई। अब ये स्टॉक जैसे मैंने बोला, ये कितनी कितनी यूनिट्स थी? 100 यूनिट्स। अब सप्लाई में आपका क्या हुआ? सप्लाई में आपने 60 यूनिट्स ऑफर करी। किस चीज के लिए? सेल के लिए। तो ये 100 यूनिट्स आपने रखी थी किसके लिए? ये 100 यूनिट्स आपकी स्टॉक वाली थी। ठीक है, 100 यूनिट्स आपकी कौन सी थी? स्टॉक वाली थी। कि ये सेलर के पास 100 यूनिट्स अवेलेबल है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो 60 यूनिट्स ही किस चीज के लिए ऑफर कर रहा है? वो सेल के लिए ऑफर कर रहा है। तो वो 60 यूनिट उसकी क्या कहलाएगी? वो 60 यूनिट कहलाएगी सप्लाई। तो ये डिफरेंस होता है किसके बीच में? स्टॉक के बीच में और सप्लाई के बीच में। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आगे से ध्यान रखना है कि स्टॉक एंड सप्लाई सेम नहीं होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट टर्म जो है हमारी, वो है सप्लाई। सप्लाई जैसे हमने पढ़ा, अभी इसकी डेफिनेशन समझेंगे और व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाई। तो सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो सप्लाई, इट रेफर्स टू द होल सेट of quantities of a commodity, whole set of quantities of a commodity offered for sale at a different level of prices. For example, मान लो भाई आपका ये प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, और इधर ये क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अब मान लो ये 10 प्राइस पर आप 5 यूनिट सप्लाई कर रहे हो, 20 पे आप 10 यूनिट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, 30 पे आप 20 यूनिट सप्लाई कर रहे हो। तो ये क्या है? इट रेफर्स टू द होल सेट ऑफ क्वांटिटीज, होल सेट ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि ये पूरा होल सेट ऑफ क्वांटिटीज, ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सप्लाई। ठीक है, ऑफर्ड फॉर अ सेल एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइजेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अलग अलग प्राइस लेवल पर जो ये क्वांटिटीज सप्लाई कर रहे हो, इनका ये जो पूरा होल सेट है, ये आपका कहलाएगा क्या? सप्लाई। Then what is quantity supplied? It refers to the particular amount. It refers to the particular amount of a commodity offered for a sale at particular price. मान लो आप सिर्फ 10 रुपए प्राइस पर बात कर रहे हो, तो 10 रुपए प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो? 5 यूनिट। तो ये इस टाइम पर आपकी हो जाएगी क्या?
क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बात करते हैं तो हम उसको कह देते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, लेकिन जब इस पूरे होल सेट की बात करते हैं तो वो होता है आपका सप्लाई, ठीक है, कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पर आप कितना सप्लाई कर रहे हो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है सप्लाई। और एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बात करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्वांटिटी सप्लाई। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है सप्लाई फंक्शन। क्या आता है, सप्लाई फंक्शन। अब ये सप्लाई फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो, सप्लाई फंक्शन एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। कि जो आपके डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स कैसे, जैसे उस कमोडिटी का खुद का प्राइस, क्वांटिटी क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गुड्स, रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसे और भी फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर्स लिखे, इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने ये फैक्टर, ये डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, इनके बीच में और इसके बीच में क्या जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको कहा जाता है क्या, सप्लाई फंक्शन। तो it explain the functional relationship between supply of a commodity and the determinant of the supply। ये सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट है उनके बीच में एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी, उसके बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उनको जो एक्सप्लेन करता है उसको हम कहते हैं क्या, सप्लाई फंक्शन। जैसे मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, एस एक्स, एस एक्स इज व्हाट, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। अभी एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपका पर्टिकुलर कमोडिटी को। वो कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, चाहे वो शूज हो, पेन हो, टेबल हो, चेयर हो, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग। इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे पहला फैक्टर है आपका क्या, पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ गुड एक्स। प्राइस ऑफ गुड एक्स का मतलब क्या है, जो आपकी कमोडिटी है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, उसका खुद का प्राइस। And what is PR? PR is price of related goods. T is technology of production. PF is price of the factor of production and number of firms. And then आगे आएगा objective of the firm, government policy, expected price। वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ये कुछ फैक्टर। तो ये इस तरीके से आपका ये सप्लाई फंक्शन जो है ये होता है, ठीक है। तो ये सप्लाई फंक्शन की आपकी फॉर्म होती है, ध्यान रखना आपको, ओके। और इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई, कि ये जो सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स है, सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स है, मतलब ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करने में, कि कितना सप्लाई होगी, कितनी नहीं होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, उन सभी में हेल्प करता है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आपका क्या होता है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। जैसे मान लो आपने बोला जो एक्स है वो क्या है, एक्स जो है वो मान लो फॉर एग्जांपल आपका है पेन, ठीक है। एक्स जो गुड है वो क्या है, वो है पेन, ठीक है। ये अब इसका खुद का जो प्राइस होगा वो कैसे इसकी सप्लाई को अफेक्ट करेगा, इसके खुद के प्राइस को हम बोलते हैं पीएक्स। पीएक्स क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ पेन। पीएक्स क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ पेन, ठीक है। मतलब अगर पेन का प्राइस, पेन का प्राइस चेंज होगा तो वो कैसे पेन की सप्लाई पर, तो एक्स क्या है, एक्स है पेन, तो वो ये प्राइस अगर चेंज होगा तो ये कैसे एक्स की सप्लाई पर इफेक्ट डालेगा, ये कैसे एक्स की सप्लाई पर इफेक्ट डालेगा, ये हमें पहला पॉइंट समझना है। वो समझने से पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको जो एक चीज का बहुत हमेशा ध्यान रखना है सप्लाई को पढ़ते हुए, वो एक चीज है कि जब भी आप सप्लाई के बारे में पढ़ते हो आपको एज अ प्रोड्यूसर सोचना है, हमेशा एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर सोचना है। कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको वहां पर उस टाइम पर नहीं लेके आना। अगर आप कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू बीच में लेके आते हो तो आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्सेप्ट को समझने में। तो जब भी आप सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हो तो हमेशा एज अ प्रोड्यूसर सोचना है, ठीक है। अब पहला फैक्टर क्या है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर आपको समझना है तो मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि अगर इस कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज होगा तो कैसे वो उसकी सप्लाई पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई आप लोग क्या हो, आप एक सेलर हो, ठीक है, एक इंडिविजुअल है वो एक सेलर है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है। अब मान लो 10 रुपये प्राइस पर वो कुछ समथिंग 50 यूनिट्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट में उसे दिखा कि प्राइस जो है बढ़कर कितना हो गया, 30। प्राइस बढ़कर कितना हो गया, प्राइस बढ़कर 30 हो गया। तो अब इस 30 बढ़े हुए प्राइस पर एज अ सेलर उसके लिए बेनिफिशियल होगा सप्लाई को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ठीक है।
मतलब उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, उसको सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, वो हमें समझना है, ठीक है। तो देखो, एक प्रोड्यूसर का, एक सेलर का मोटिव क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ए का भी मोटिव क्या होगा, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो अब उसे दिख रहा है कि जब उसका प्राइस 10 रुपए से 30 रुपए हो गया, फ्रॉम 10 रुपीज टू 30 रुपीज उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि अब वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करे। मान लो पहले 10 पे 50 कर रहा था, अब 30 पे फॉर एग्जाम्पल उसने 100 यूनिट सप्लाई करी, ठीक है। क्योंकि अब इंक्रीज प्राइस पर उसके लिए बेनिफिशियल होगा क्या, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना। तो यहाँ पर जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कंज्यूमर अपना सोचता था, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की सोचता था, ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने, एक प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने प्राइस इंक्रीज होने पर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोचता है। तो जब प्राइस इंक्रीज होगा वो क्वांटिटी को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगा प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है। प्राइस कौन सा, उस कमोडिटी का खुद का। कैसा रिलेशन होगा यहाँ पर, डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी कि जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी। प्राइस अगर इंक्रीज होगा कमोडिटी का खुद का, इफ प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीजेस, तो क्या होगा, उस केस में आपकी क्वांटिटी जो है एक्स की वो इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये होता है पहला जो हमारा फैक्टर है उसके साथ ये रिलेशन होता है। क्लियर है? चलो, तो पहला फैक्टर आपको समझ आया होगा। अब जरा बाकी फैक्टर समझते हैं, ठीक है। एक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए देखते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी दो गुड्स है, ठीक है। तो दो गुड्स हैं, वो दो गुड्स कौन कौन से हैं वो देखो। तो एक गुड मान लो आपने बोला, एक गुड है ए, ठीक है, और एक गुड है बी। तो अब आपको समझना है कि अगर इस गुड का प्राइस चेंज होगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इसकी सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो जो दो चीज होंगी, एक होगा क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है, आपको यहां समझना है क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस ऑफ बी, ये रिलेशन समझना है। या इसका उल्टा वाइसा वर्सा, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि इसका प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ बी। हाँ, कि ये इस तरीके से रिलेशन समझ लो, या ये समझ लो क्वांटिटी ऑफ बी और प्राइस ऑफ ए की बात है। तो मतलब हमें यहाँ समझना है कि अगर बी का प्राइस चेंज होगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ ए के ऊपर, हमें ये समझना है। ऐसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संबंधित वस्तुएं, कि अगर बी बी जो गुड है उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सप्लाई पर, किसकी, ए की, ठीक है। अब देखो, आप एक प्रोड्यूसर हो, आप दो गुड सप्लाई कर रहे हो, एक ए और एक बी, ठीक है। अगर बी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मान लो बी का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए बेनिफिशियल, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा कि जिस जिस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लायर क्या करेगा, उसकी सप्लाई बढ़ाएगा। तो यहाँ पर अगर बी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बी का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, बी की सप्लाई को बढ़ाएगा। ये तो हमें पता है क्योंकि ये इसी का ही प्राइस हो गया, बी का ही प्राइस हो गया, ये हमने जैसे पढ़ा ऊपर एक्स वाले केस में। बट इसका इसका इफेक्ट ए के ऊपर क्या पड़ेगा वो हमें समझना है। तो जो प्रोड्यूसर है, अगर वो बी का प्राइस चेंज हो रहा है तो वो बी की सप्लाई तो बढ़ाएगा, बट जब उसे दिख रहा है कि बी का प्राइस इंक्रीज होने पर बी से उसका ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगा बी से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो वो बी की सप्लाई बढ़ाएगा, बट वो ए की सप्लाई कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ए का प्राइस तो कम है, अब ए का प्राइस कम है तो उसको वहां से प्रॉफिट कम होगा। और हमने पढ़ा कि एक सप्लायर का मोटिव क्या होता है, एक सेलर का मोटिव क्या होता है, उसका मोटिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो जब दूसरे गुड का यानी रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो आप जिस कमोडिटी की आप सप्लाई कर रहे हो उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और अगर उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो आपकी यहाँ पर जिस कमोडिटी की आप सप्लाई कर रहे हो वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आप कोक पेप्सी की ही बात कर लो, कोक, ठीक है, एंड पेप्सी, ये दो गुड है, ये रिलेटेड गुड्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप कोक भी बेचते हो, आप सप्लाई भी बेचते हो, सॉरी पेप्सी भी बेचते हो, ठीक है। अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुए जा रहा है, पहले 10 था प्राइस इसका, फिर 20 हो गया, ठीक है, तो कोक का प्राइस पहले 10 था और ये 10 ही है, तो आप एज अ सेलर आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, आप पेप्सी की सप्लाई को बढ़ा दो। पेप्सी की सप्लाई आप बढ़ा दोगे, कोक की पेप्सी जो है या तो उतनी ही रहेगी या वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब आप
आप या तो कोक बेचोगे या पेप्सी बेचोगे, ठीक है। तो जब पेप्सी का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप पेप्सी बेचना स्टार्ट करोगे और कोक को क्या कर दोगे, कोक की सप्लाई को डिक्रीज कर दोगे। और वहीं अगर पेप्सी का प्राइस कम होगा तो आप पेप्सी की सप्लाई को कम करके आप कोक की इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे बी का प्राइस इंक्रीज हुआ, अगर बी का प्राइस इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, ए की सप्लाई को घटा दोगे। और अगर बी का प्राइस डिक्रीज हुआ तो आप ए की सप्लाई को क्या करोगे, आप ए की सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे। तो इनडायरेक्ट रिलेशन इस तरीके से होता है। अब फिर आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का चेंज मतलब क्या है, अब चेंज इन टेक्नोलॉजी जो होगा, टेक्नोलॉजी में आपका जो चेंज होगा वो या तो क्या इम्प्रूव होगा, टेक्नोलॉजी आपकी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, बेटर बेटर सिचुएशन में होगी, ठीक है। क्या होगी, बेटर सिचुएशन में होगी। एक, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपकी क्या होगी, बेटर सिचुएशन में होगी। तो जब टेक्नोलॉजी आपकी इम्प्रूव होगी, एक सिचुएशन आपकी क्या है, एक सिचुएशन है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी, टेक्नोलॉजी के अंदर डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी या ऑब्सोलीट हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है या टेक्नोलॉजी आपकी इम्प्रूव हो रही है। तो अब देखो, टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होगी, इम्प्रूव होने का मतलब क्या है, अब आपका प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से हो पाएगा, प्रोडक्शन आप जल्दी कर पाओगे, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो, जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी। वहीं जब टेक्नोलॉजी डिक्रीज होगी, प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा, टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हो रही है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी अगर बेकार हो रही है तो सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ रिलेशन कैसा होगा, यहाँ रिलेशन होगा डायरेक्ट। कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्लियर है, मैंने समझा दिया कैसे होगा। सेकंड है प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब पहले समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है ये वो सभी फैक्टर्स होते हैं जो जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उन सब जिन फैक्टर्स को आप यूज कर रहे हो एज अ इनपुट, उनको कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जैसे आपका लैंड हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, अरे लैंड हो गया, ठीक है, देन लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, और एंटरप्रेन्योर जो आपके होते हैं, ओनर्स भी जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली हमारे चार टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनका प्राइस अगर चेंज होगा, इनका प्राइस चेंज होने का मतलब क्या है कि पीएफ, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, चेंज होने का मतलब यही है, ठीक है। तो अब अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपको प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन जो है महंगा पड़ेगा पहले से प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन अगर की कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे तो सप्लाई डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस केस में जब आपका फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उनकी प्राइस उनका इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगा अगर आपका फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस, तो प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो ये है आपका, तो यहाँ पर जो ये रिलेशन हुआ फैक्टर प्रोडक्शन वाले के साथ, रिलेशन कैसा हुआ, अगर इंक्रीज तो सप्लाई डिक्रीज, तो रिलेशन कैसा होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। कैसा रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। देन नंबर ऑफ फर्म्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ फर्म्स, मान लो पहले मार्केट में जो नंबर ऑफ फर्म्स है इंडस्ट्री के अंदर कितनी है, 100। अब 100 फर्म जो है आपकी कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है मान लो फॉर एग्जांपल 1000, 1000 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब वो 1000 यूनिट अगर प्रोड्यूस करे, अब नंबर ऑफ फर्म्स अगर इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ फर्म्स हो जाए ये मान लो 100 से ये 200 हो गई, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी हो गई, 200 हो गई। तो जब नंबर ऑफ फर्म्स 200 हो गई तो उस केस में क्या होगा, अब क्वांटिटी डेफिनेटली पहले से ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो मान लो ये आपकी ये 2000 हो गई। तो यहाँ से हमें पता लगा क्या, कि जब नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होंगी तो जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर रिलेशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर रिलेशन आपका डायरेक्ट,
डायरेक्ट रिलेशन बोल सकते हो, पॉजिटिव रिलेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो एक आप इसमें पॉजिटिव डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी वाले पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। वो देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर क्या है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में दो चीजें होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में दो चीजें होती है, एक या तो गवर्नमेंट टैक्सेस को चेंज करना चाह रही है, या गवर्नमेंट सब्सिडी को इंक्रीज डिक्रीज उसको चेंज करना चाहती है, ठीक है। तो हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो तो गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी वाले पॉइंट में क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक क्या होगा, चेंज इन टैक्सेस, और दूसरा चेंज इन सब्सिडी, चेंज इन सब्सिडी, ठीक है। टैक्सेस में चेंज हो रहा है या फिर सब्सिडीज में चेंज हो रहा है। अब टैक्सेस में चेंज होने का मतलब क्या है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा ऐसे ही, सब्सिडी या तो इंक्रीज होगी, ठीक है, या फिर डिक्रीज होगी। अब देखो टैक्सेस का मतलब क्या है कि जो भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है। अब टैक्सेस लगने से क्या होता है, टैक्सेस लगने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। टैक्सेस लगने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा, जब टैक्सेस लगने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, तो अगर आपके टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो उसके इसमें क्या होगा आपका, उसके इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर और ज्यादा इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, जब आपका टैक्सेस इंक्रीज होगा तो आप अपनी सप्लाई को क्या कर दोगे, उस केस में आप सप्लाई को कम कर दोगे। क्या कर दोगे, सप्लाई को कम कर दोगे। और टैक्सेस अगर डिक्रीज होंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई इंक्रीज, ठीक है। ये इस तरीके से। देन सब्सिडी, सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी वो अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को, उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप क्या करो, आप प्रोडक्शन को करो, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से क्या है, जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, 100 रुपीज आ रही है, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 50 रुपीज 50% सब्सिडी हम देंगे, कि लाइक आप प्रोडक्शन करो, अगर आपकी 100 कॉस्ट आ रही है तो 50 रुपए हम आपको देंगे, बाकी 50 जो है वो आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्रीज कर रही है, सब्सिडी इंक्रीज करने से क्या होगा उनकी, अब सब्सिडी इंक्रीज करिए दैट मीन्स अगर वो पहले 100 में से 50 रुपए गवर्नमेंट पे कर रही थी, अब वो 100 में से 60-70 पे कर रही है, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है वो कम हो जाएगा फर्म्स के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिमिलरली जब सब्सिडी डिक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। तो ये होता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। देन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस का मतलब होता है कि लाइक एक सेलर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन फ्यूचर उसका प्राइस क्या होगा, इन फ्यूचर उसका प्राइस क्या होगा। तो इन फ्यूचर मान लो आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि आज जैसे आज किसी चीज का प्राइस है कितना, 100 रुपीज, ठीक है। किसी एक गुड का प्राइस आज कितना है, 100 रुपीज। और आप सोच रहे हो कि यार एक वीक बाद जो है इसका प्राइस क्या हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस जो है आपका वो इंक्रीज हो सकता है, कितने पे, हाँ ये 200 हो सकता है। तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितना, कि आपका प्राइस इंक्रीज होगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा, फ्यूचर में प्राइस जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो आप क्या करोगे, फ्यूचर में मान लो एक हफ्ते बाद प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो अभी आप सप्लाई क्या कर दोगे, आप सप्लाई को रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि जब फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो आप फ्यूचर में सप्लाई इंक्रीज करोगे, क्योंकि प्राइस जब इंक्रीज होगा तब आप सप्लाई इंक्रीज करते हो, तो आप फ्यूचर में क्या करोगे, सप्लाई को इंक्रीज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस आज ये है 100 और आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा, तो आज तो आप क्या करोगे, सप्लाई को डिक्रीज कर दोगे। और फ्यूचर में आपको लग रहा है प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, कि आज जो प्राइस है उससे कम फ्यूचर में प्राइस होगा, तो आप क्या करोगे, उससे कम यानी मान लो 50 हो गया, फ्यूचर में हो सकता है, तो आज आप क्या कर दोगे, सप्लाई को बढ़ा दो, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, तब उस प्राइस पर अगर आप बेचोगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो फिर वो एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता है। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस के साथ रिलेशन आप कैसा कह सकते हो, इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन, कि प्राइस फ्यूचर में अगर इंक्रीज होगा तो अभी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
और अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा, अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो अभी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर फ्यूचर में सप्लाई प्राइस डिक्रीज होगा तो अभी आप क्या करोगे, सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा हुआ, इनडायरेक्ट। और गवर्नमेंट पॉलिसी में मैंने 2 पॉइंट बता दिए, टैक्सेस वाली सिचुएशन में रिलेशन कैसा होगा, इनडायरेक्ट, और सब्सिडी वाली सिचुएशन में रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब नेक्स्ट थिंग जो आती है हमारी, वो आती है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ति का नियम। ये आपको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड, सेटरिस पेरिबस, इसका मतलब क्या होता है, कीपिंग अदर थिंग सेम, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। बाकी सभी चीजों को सेम रखते हुए जो कमोडिटी का प्राइस है और उस कमोडिटी की आप जितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हो, उसके बीच में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, बाकी सभी चीजों को सेम रखते हुए। जैसे देखो, फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा ना, वहां पर क्या पढ़ा कि प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है, प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होती है। रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है और एक चीज के डिक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर अगर प्राइस के साथ रिलेशन कैसा है, सप्लाई का प्राइस के साथ रिलेशन है डायरेक्ट, तो इसीलिए हम यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। दैट मीन्स ये बस डिनोट करने के लिए बता रहा हूँ कि इसके साथ ये कैसे रिलेट करता है, डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है। तो अगर इसको हम डायरेक्टली ग्राफिकली समझना चाहें, ग्राफिकली हम इस चीज को समझना चाहें, तो मान लो एक्स एक्सिस पर आपने ले ली क्वांटिटी, ठीक है, और वाई एक्सिस पर आपने ले लिया प्राइस। अब रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी, तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी क्या होगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये इस तरीके से आपका अपर स्लोपिंग जो है सप्लाई कर बनता है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट प्राइस लेवल पर डिफरेंट क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। एक ग्राफिकली जो है वो हम आगे समझेंगे, बस ये मैंने कि कैसे रिलेट करता है ये समझाने के लिए आपको बताया है। क्लियर है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। ओके, तो ये था कुछ बेसिक्स आपका सप्लाई से रिलेटेड, कि स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या क्या होते हैं, देन कैसे वो रिलेट करते हैं, कैसे वो हेल्प करते हैं या कैसे अफेक्ट करते हैं वो सप्लाई की क्वांटिटी को डिसाइड करने में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने पढ़ी। देन हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये सारा हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर ये सब आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, ठीक है। शेयर कीजिए चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक, अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।